भाषण देना भी एक कला होता है और भाषण की जो स्क्रिप्ट है वो वक्ता को पता होनी चाहिए कि कब कहां मोड़ लेना है, कब कहां कौन सी बात कहनी है और सुनने वाला भी उसमें बोर ना हो। प्रधानमंत्री मोदी का आज का भाषण काफी कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक था और इसकी पटकथा किसी फिल्म की पटकथा की तरह काफी कसी हुई थी। और राहुल गांधी के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में एक अलग तरह की लय थी। इस भाषण का एक रोड मैप था और इसमें रणनीति भी नजर आ रही थी, यानी वो काफी तैयारी के साथ आए थे। क्रिकेट की भाषा में कहें तो राहुल गांधी ने 36 मिनट तक बैटिंग की, लेकिन इस बैटिंग के दौरान वो ना तो ज्यादा अच्छे शॉट्स खेल पाए और ना ही ज्यादा रन बना पाए। तो जो अगर राहुल गांधी की आप इनिंग्स देखेंगे उसमें बीच बीच में उन्होंने अच्छे शॉट्स खेले, बीच बीच में अच्छा उन्होंने खेल दिखाया, लेकिन वो पूरे टाइम अच्छा नहीं खेल पाए। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी ये पारी खेली तो उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई और ऐसा लगा जब वो खेल रहे थे तो उन्हें पता था कि कब कहां कौन सा शॉट खेलना है। एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। और इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। ये हाल है आपका। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप। क्या हाल है आप लोगों का? क्या दारिद्र्य है? आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के हमारे साथियों को दिखास की, छपास की बहुत इच्छा रहती है, पर स्वाभाविक है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि देश भी आपको देख रहा है। आपके एक एक शब्द को देश गौर से सुन रहा है। लेकिन हर बार देश को आपने निराशा के सिवाय कुछ नहीं दिया है। और विपक्ष के रवैये पर भी मैं कहूंगा, जिनके खुद के वही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके वही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ चीजें तो ऐसी विचित्र नजर आई जो न पहले कभी सुना है, न देखा है, न कभी कल्पना की है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को बोलने की सूची में नाम ही नहीं था।
और पिछले उदाहरण देखिए आप, 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। शरद पवार साहब उस समय नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने डिबेट का नेतृत्व किया। 2003 में अटल जी की सरकार थी, सोनिया जी विपक्ष की नेता थी, उन्होंने लीड ली, उन्होंने विस्तार से अविश्वास प्रस्ताव रखा। 2018 में खड़गे जी थे विपक्ष के नेता, उन्होंने प्रोमिनेंटली विषय को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। मैं नहीं जानता हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है, क्यों अधीर बाबू को दरकिनारे कर दिया गया। पता नहीं कलकत्ता से कोई फोन आया हो। एक बड़ा अंतर अगर आप देखेंगे तो वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है और वो अपने भाषणों में उस अनुभव का पूरा फायदा उठाते हैं। आपको फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं, आपको बताते हैं कि पहले क्या क्या बातें हुई थी। और अगर आप राहुल गांधी से एक कंपैरिजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का, तो राहुल गांधी ने जो अपना पूरा फोकस रखा अपने आधे भाषण पे शुरुआत में, वो ईमानदारी पर रखा, दिल की बात पर रखा, अपने अनुभव उन्होंने बताए। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने बताया कि उनके क्या क्या अनुभव थे, कौन कौन मिलने के लिए आया, क्या हुआ और उनके लिए एक ऐसी बड़ी चुनौती थी। और ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति अपने ईमानदारी से अपना यात्रा वृतांत सुना रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब बोल रहे थे तो ऐसा लगता था कि एक बहुत बड़ा नेता जो है वो बहुत अनुभवी नेता, जिसे पहले का भी पता है, जिसने इतिहास पढ़ा है, इतिहास अपने सामने घटते हुए देखा है, वो बातें कर रहा है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने पूरे भाषण में यह बताने की कोशिश की कि वो एक गरीब के बेटे हैं। और देखिए कैसे विपक्ष के सारे लोग एक गरीब के बेटे को परेशान कर रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं। और इसीलिए जब आप उनकी भाषा पर नजर डालेंगे तो वो भाषा ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि देश का आम आदमी उसको समझ भी जाए। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पूरे भाषण में काफी ह्यूमर डाला, मतलब काफी हंसी मजाक किया, कई बार वो हंसे, मुस्कुराए और उन्होंने इस भाषण को बहुत दिलचस्प बनाने की कोशिश की। जैसे अभी उन्होंने कहा कि गुड़ को गोबर कैसे करते हैं। अब ये भारत के जो आम लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, वो इस भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं। इस तरह की भाषा शब्दों का उन्होंने आज उपयोग किया ताकि उनका जो भाषण है वो आगे चलता भी रहे, बोरिंग भी ना हो और इस भाषा के जरिए वो देश के आम आदमी तक पहुंच पाए। और ऐसा ना हो कि इतना लंबा हो जाए भाषण कि आम आदमी सुनते सुनते बंद कर दे और बोर हो जाए। तो इस बात का उन्होंने बहुत ख्याल रखा। उन्होंने आज ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को एक तरीके से वरदान मिला हुआ है कि वो जिस भी चीज के लिए बुरा सोचते हैं वही चीज कामयाब हो जाती है। और उन्होंने सबसे पहला उदाहरण अपना ही दिया इसे लेकर। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ।
क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी, और मैं 3 उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं जी। आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का, तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। ये एचएएल को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी, क्या कुछ नहीं कहा गया था एचएएल के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और एचएएल तबाह हो गया है, एचएएल खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था एचएएल के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना? हाँ, खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है ऐसा। हाँ। वैसा ही उस समय एचएएल फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया था। अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, एचएएल डूब रहा है। देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज एचएएल सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिसका बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है, मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था? एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे वो, सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है।